Okay, so some final questions of maths chapter percentage. Okay, let's start. So this question says wheat is cheaper than rice by 20%. What percent is rice costlier than wheat? देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा हुआ एंड वी हैव लर्नड दैट लाइक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन कि अगर बी की इनकम 25% ज़्यादा है ए की इनकम से, सो ए की इनकम 25% लेस नहीं होगी बी की इनकम से, 20% लेस होगी, ऐसा कुछ हमने निकाला था. If you look at the A's income is 20% less than B's income if you look at the solution. ठीक है, तो मतलब percentage is not a linear quantity. Percentage cannot be treated linearly. तो मतलब इसको solve करने का जो तरीका है that is not so straightforward. करेक्ट, इसको सॉल्व करने का तरीका इतना इजी या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए. तो कैसे सॉल्व करना है इसको? जो इनकम वाला क्वेश्चन था, इट इज सॉल्व्ड विथ समवॉट सेम मेथड एंड टेक्निक, बट आई विल अगेन शो यू कि इसको कैसे सॉल्व करना है, सो दैट तुम्हारे जो डाउट्स है माइंड में वो क्लियर हो जाए. सो आई विल यूज द टेक्निक ऑफ एक्स वाली टेक्निक. उसमें हमने कौन सी 100 वाली टेक्निक ली थी? इनकम वाले में, हाँ 100 वाली ली थी. इसमें भी हम 100 वाली टेक्निक ले सकते हैं. ठीक है, चलो 100 वाली टेक्निक लेते हैं. या अच्छा, एक तो ये व्हीट एंड राइस है और ये राइस फिर से. ठीक है, तो इसमें मैं एक्स वाली मेथड देता हूँ और नेक्स्ट वाले में 100 वाली मेथड लूंगा, तो तुम्हें दोनों मेथड समझ में आ जाएगी. ठीक है, रादर देन टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, लेट्स डू द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड कि कैसे करना है इसको. Okay. Wheat is cheaper than rice by 20%. Wheat is cheaper than rice by 20%. ठीक है. So let the cost of rice be ₹100. Of course ये 1 kg राइस की कॉस्ट हमने ले ली है. मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझने वाली बात है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ राइस की कॉस्ट है ये. ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ राइस बी ₹100. नाउ व्हीट इज चीपर देन राइस. Wheat is cheaper than rice by 20%. Wheat is cheaper than rice by 20%. Therefore, cost of wheat, cost of wheat कितना हो जाएगा? Cost of rice minus 20% of cost of rice. सही है ना? राइस की कॉस्ट से 20% कम कर दूंगा तो मुझे व्हीट की कॉस्ट मिलेगी, बिकॉज व्हीट इज चीपर देन राइस बाय 20%. सो 100 minus 20% of 100 is 20, so that is ₹80. कॉस्ट ऑफ व्हीट आ गया ₹80. अब हमें क्या ढूंढना है? बाय व्हाट परसेंट इज राइस कॉस्टलियर देन व्हीट? नाउ राइस इज ₹20 कॉस्टलियर देन व्हीट. सही है ना? राइस की कॉस्ट व्हीट से 20 रुपीज ज़्यादा है, मतलब राइस व्हीट से 20 रुपीज कॉस्टली है. अब ये 20 रुपीज कितना परसेंट होगा? ठीक है, सो लेट राइस बी X% कॉस्टलियर देन कॉस्ट ऑफ व्हीट. है ना? तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ व्हीट से राइस X% ज़्यादा कॉस्टली है. तो हमें क्या ढूंढना है इसमें? बाय व्हाट परसेंट इज राइस कॉस्टलियर देन व्हीट? बाय व्हाट परसेंट इज राइस कॉस्टलियर देन व्हीट, मतलब ये एक्स की वैल्यू ढूंढना है. ठीक है, तो हम लोग इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ऑफ x% ऑफ, अब देखो यहाँ पे बाय हाउ मच परसेंट
is rice costlier than wheat? Rice is 20 rupees costlier than wheat. ठीक है, तो wheat की कॉस्ट से कितना ज्यादा राइस का कॉस्ट है? सो x% ऑफ 80 इज इक्वल टू 20. अगर wheat की कॉस्ट का x% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? द अमाउंट बाय विच राइस इज कॉस्टलियर देन wheat. आई थिंक इससे हमारा आंसर आना चाहिए. x% ऑफ 80 इज इक्वल टू 20. लेट्स चेक, लेट्स फाइंड. x upon 100 multiplied by 80 is equal to 20. So x is equal to 20 multiplied by 100 upon 80. तो ये कट जाए, यहाँ पे 25 आ जाएगा. सो 25%. Therefore फाइनल आंसर है राइस इज कॉस्टलियर देन wheat बाय 25%. ठीक है, तो 100 वाली मेथड से इजीली आ गया. अब इसमें अगर तुम मुझे पूछो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला पार्ट तो इजी है. सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, हाउ मेनी परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ wheat is the value by which rice is costlier than wheat. मतलब हमें वही ढूंढना है कि what percent is rice costlier than wheat. तो 20 रुपीज इज द वैल्यू बाय विच राइस इज कॉस्टलियर देन wheat. वो 20 रुपीज है x% ऑफ द कॉस्ट ऑफ wheat. तो वो कितना परसेंट कॉस्ट ऑफ wheat है, वो हमें ढूंढना है. ठीक है, तो अगर मैं इसको, तुम बोलो कि सेंटेंस में कैसे इसको फॉर्म करेंगे, तो मैं बोलूंगा व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ wheat इज इक्वल टू what percent of cost of wheat is equal to rupees 20 costlier than wheat. मतलब is equal to the amount by which rice is costlier than wheat. ये है वो स्टेटमेंट जिससे हमने रिलेट करके ये मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया, ये वाला, और उससे इजीली सॉल्व हो गया. ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना तुम्हें सीखना पड़ेगा, एंड दैट कम्स विथ प्रैक्टिस, दैट कम्स विथ एक्सपीरियंस. ठीक है, वो ये एक्सपीरियंस लेने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ 8 स्टैंडर्ड. बाकी आगे परसेंटेज का जो एप्लीकेशन है वो इतना ज़्यादा नहीं है. 9th में कंपाउंड इंटरेस्ट में परसेंटेज तुम यूज़ करने वाले हो, और 10th में तुम एक चैप्टर है जीएसटी, और दूसरा एक चैप्टर है तुम्हारा बैंकिंग और शेयर्स एंड डिविडेंड. उसमें इतना ज़्यादा नहीं है परसेंटेज का यूज़. हाँ, लेकिन ये टेक्निक्स तुम्हें आनी चाहिए. ठीक है, सो लेट्स चेक के आंसर करेक्ट है कि नहीं. 11th क्वेश्चन, 11th सॉल्व्ड एग्जाम्पल, वर्ड प्रॉब्लम. 25% करेक्ट. ठीक है, तो ये लोगों ने भी एक्स वाली मेथड से किया है, लेकिन इनका टेक्निक थोड़ा अलग है. ठीक है, इनका, अच्छा, इन्होंने एक्स वाली मेथड से किया है इसलिए इनका टेक्निक अलग है. मैंने 100 वाली टेक्निक से किया है. ठीक है, तो मेरा मेथड अलग है. इन्होंने दोनों एक्स मेथड से किया है, मैंने 100 वाली मेथड से किया है. ठीक है, तो मैं अभी एक्स वाली मेथड से एक दिखाता हूँ, बिकॉज मैंने ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने 100 वाली मेथड से किया, तो अभी क्वेश्चन नंबर 12 मैं करूँगा एक्स मेथड से. लेट्स सी. क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो. राइस इज कॉस्टलियर देन wheat by 20%. By what percent is wheat cheaper than rice? राइस इज कॉस्टलियर देन wheat by 20%. ठीक है, राइस की कॉस्ट wheat से ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, ये बोला है. तो wheat की कॉस्ट को हम लोग एक्स ले लेते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ wheat बी रुपीज एक्स.
therefore cost of rice is equal to x plus 20% of x plus 20% of x, that is x plus 20 upon 100 multiplied by x, that is x plus x by 5, क्योंकि ये कट जाएगा x by 5 आएगा, and that is 5x plus x, that is 6x by 5. ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ राइस है, ठीक है. अब हमें क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंट इज व्हीट चीपर देन राइस. तो सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखूंगा देयरफॉर व्हीट इज चीपर देन राइस, व्हीट इज चीपर देन राइस बाय, क्या लिखेंगे हम लोग. अब देखो व्हीट की कॉस्ट x है और राइस की कॉस्ट है 6x बाय 5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6x बाय 5 माइनस x, that is 6x minus 5x upon 5, that is x by 5 rupees. मतलब wheat is cheaper than rice by x by 5 rupees. अब हमें ये पूछा है by what percent is wheat cheaper than rice. Let wheat be cheaper than rice, let wheat be cheaper than rice by, अब यहाँ पे x ऑलरेडी यूज हो गया, ठीक है, तो हम x यूज नहीं कर सकते, अब हम यूज करेंगे लेट से y%. लेट व्हीट बी चीपर देन राइस बाय y%, ठीक है. देयरफॉर y%, बाय व्हाट परसेंट इज व्हीट चीपर देन राइस. सो y% ऑफ कॉस्ट ऑफ राइस, कॉस्ट ऑफ राइस क्या है 6x बाय 5, y% ऑफ 6x बाय 5 इज इक्वल टू कितना चीपर है व्हीट राइस से x बाय 5, y% ऑफ 6x बाय 5 इज इक्वल टू x बाय 5. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6x बाय 5 इज इक्वल टू x बाय 5. अब दोनों साइड से क्या हो जाएगा, x x कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे चला जाएगा. देयरफॉर y इज इक्वल टू 100 बाय 6 विच इज 50 बाई 3. 50 बाई 3 कितना होता है, 16 2 by 3%. If rice is costlier than wheat by 20%, wheat will be cheaper than rice by 16 2 by 3%. wheat will be cheaper than rice by 16 2 by 3%. ये मेरा आंसर है. अब हम चेक कर लेते हैं, अब पैटर्न तुम्हें x के टर्म्स में भी समझ में आ गया. अब आंसर चेक करते हैं 16 2 by 3 करेक्ट है कि नहीं. 16 2 by 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जैसे मैंने किया है वैसे ही वो लोगों ने किया है, थोड़ा सा फर्क हो सकता है, बट बाय नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन कैसे होता है. चलो 2 more questions एंड द चैप्टर इज ओवर. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल while doing this chapter. चलो 13th question. In an examination, a student gets 32% marks and fails by 20 marks. Another student gets 42% marks and gets 30 marks more than the minimum passing marks. Find the maximum marks and the pass percentage of marks. Wow. ये क्वेश्चन को एक्चुअली समझना चाहिए. अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है देन दिस क्वेश्चन कुड बी very easy to understand. Otherwise, it could be a pain. Let's see. In an examination, a student gets 32% marks and fails by 20 marks. Let the maximum marks be x. यहाँ पे 100 की मेथड से नहीं चलेगा, x ही लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है मैक्सिमम मार्क्स 100 नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है. लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी x. ठीक है. सो एक स्टूडेंट को 32%
मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा केस 1, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स की बात की है। केस 1 में मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट, percentage marks scored by a student is equal to, by a student not students, 32%. Therefore marks scored will be 32 upon 100, that is 32% of x, that is maximum marks. ठीक है, 4 से कट होगा ये, 4 8 जा 4 25 जा, so that is 8x by 25. So marks scored will be 8x by 25. Okay, so percentage marks scored by a student is 32%, and marks scored could be 8x by 25. And they are saying that he fails by 20 marks, मतलब अगर उसको 20 मार्क्स और मिले होते तो ये पास हो जाता। ठीक है, तो मिनिमम पास मार्क्स मैं लिख सकता हूं, therefore मिनिमम पास मार्क्स कितने चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को? मिनिमम पास मार्क्स इज इक्वल टू 8x by 25 प्लस 20, है ना। इसमें 20 मार्क्स और मिले होते तो वो पास हो जाता। इसका एलसीएम ले लें, सो दिस विल बी 8x प्लस 500 बाय 25। ठीक है, ये है तुम्हारे मिनिमम पास मार्क्स। ये हमें फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन दिया था, मतलब यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक का इंफॉर्मेशन, उससे हमने ये निकाला। अच्छा, अनदर स्टूडेंट गेट्स 42% मार्क्स एंड गेट्स 30 मार्क्स मोर देन मिनिमम पास मार्क्स। 42% जिसने स्कोर किया है उसको मिनिमम पास मार्क्स से 30 मार्क्स ज्यादा मिले। चलो केस 2 पे आ जाते हैं। प्लीज नोट मैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, अदरवाइज यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। केस 2, परसेंटेज मार्क्स scored by another student is equal to 42%। ठीक है, 42% उसने स्कोर किया ना, एंड 30 मार्क्स मोर देन मिनिमम पास मार्क्स उसने स्कोर किया। ठीक है, 42% उसने स्कोर किया। therefore marks scored will be 42% of x, that is 42 upon 100 of x, that is 42x upon 100। और ये आई थिंक कट होगा, ये आई थिंक कट होगा 2 से, so it will be 21x by 50, 21x by 50। so marks scored will be 21x by 50। marks scored by whom? marks scored by another student। now this student, uh, according to the question, gets 30 marks more than the minimum pass marks। this student gets 30 marks more than minimum pass marks। so हम लोग ये लिख सकते हैं कि therefore 21x by 50 is equal to minimum pass marks क्या है? 8x plus 500 by 25 plus 30। मिनिमम पास मार्क्स से 30 मार्क्स ऐड करोगे तो ये स्टूडेंट जो नया स्टूडेंट है उसके मार्क्स मिलेंगे मुझे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। So 21x by 50 minus 8x plus 500 by 25 is equal to 30। LCM ले लेते हैं। So we are going to get 21x minus 2 bracket 8x plus 500 the whole upon 50 is equal to 30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे x की वैल्यू मिलेगी और आगे सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। x की वैल्यू जो
है वो मेन है, हमको चाहिए, ठीक है। सो 21x, 20 सॉल्विंग दिस इक्वेशन फर्दर, माइनस, अच्छा ये -2 8x के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई गेट -16x, -2 जब 500 के साथ मल्टीप्लाई होगा आई गेट -1000 इज इक्वल टू 50 जब 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा आई गेट 1500, ठीक है। 21x minus 16x जब होगा I'll get 5x and then here I'll get 1500 plus 1000. So this is 5x is equal to 2500. So x is equal to 2500 divided by 5, which is 500. So therefore maximum marks कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 500. ये एक आंसर मिला हमें. लुक एट द स्टेप्स वेरी केयरफुली, मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स मिल गए, पास परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमें ढूंढना है. अच्छा, पास परसेंटेज भी ढूंढ लेते हैं. पहले मिनिमम पास मार्क्स कितना है? 8x प्लस 500 अपॉन 25. इसमें x की वैल्यू डाल देते हैं. मिनिमम पास मार्क्स, देयरफॉर 8x प्लस 25 अपॉन 500, ये मिनिमम पास मार्क्स है. दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 500 प्लस 25 अपॉन 500. इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो 8 इंटू 500 इज 4000. 4000 plus 25 is 4025 divided by 500. No, 40,000. I'm sorry. 8 into 500 is not 4,000. 8 5s are 40 and 2 0. 40,000 plus 25. Am I right? एक मिनट मुझे चेक करने दो, कोई गलती तो नहीं है मिनिमम पास मार्क्स लिखने में. 8x प्लस 500 अपॉन 25. हाँ, गलती तो मैंने ही की यहाँ पे लिखने में. 8x प्लस 500 अपॉन 25, ठीक है. सो 8 इंटू एक्स की वैल्यू, देखो फिर से गलती कर रहा हूँ. 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू कितनी है? 500 प्लस 500 अपॉन 25, ठीक है. अब सही है. 8 इंटू 500 मैंने तुम्हें बताया था कितना आएगा? 40,000, ठीक है. 40,000 ना, 8 5 जा 40. अरे नहीं यार, 4,000 बाबा. देखा कितनी गलतियां होती है मेरे साथ. सो 8 5 जा 40 और 2 0. 4,000 प्लस 500 अपॉन 25. सो 4,500 अपॉन 25. 5 5 जा 5 900 जा 900 divided by 5 is 180. So what is 180? Minimum pass marks. So pass percentage ढूंढना है. Therefore pass percentage कितना होगा? pass percentage, पास मार्क्स कितना है? 180. टोटल मार्क्स कितना है? अपॉन 500 मल्टीप्लाइड बाय 100. ये 2 0 2 0 कट. 36% होगा पास परसेंटेज. कितना परसेंट होगा? 36, ठीक है. तो याद रखो, मैक्सिमम पास मार्क्स, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स 500, मिनिमम पास मार्क्स 180 और पास परसेंटेज कितना हो जाएगा? 36%. लेट्स चेक द आंसर. मैक्सिमम मार्क्स 500, पास मार्क्स 180, पास परसेंटेज 36%. परफेक्ट. चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर and then we'll conclude this chapter. In an examination, 24% students failed in mathematics. Okay, 24% failed
इन मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट टेस्ट लग रही है. 27% failed in English. 27% failed in English. 20% failed in both subjects. Both maths and English. ठीक है. Find the percentage of students who failed in one or both the subjects. Find the percentage of students who passed in both the subjects. And if 345 students passed in both the subjects, find the total number of students. इसके लिए एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम्स. सो लेट्स सी इफ वी कैन यूज दिस टेक्निक, वेन डायग्राम टेक्निक. I will tell you what I am drawing. ठीक है. सो एज यू कैन सी हियर एक रेक्टेंगल है. वो रेक्टेंगल में इट इज अ बेसिकली ये रेक्टेंगल है, इट इज अ ग्रुप और अ सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम और इन द स्कूल, वॉट एवर इट इज. ठीक है. अब ये जो रेक्टेंगल है जिसमें सारे स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर दो सर्कल भी है. वो सर्कल में क्या है? वो सर्कल में कुछ स्टूडेंट्स है जो एक या दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं. तो बेसिकली ये सर्कल फेलियर्स का सर्कल है. ठीक है. और ये जो पहला सर्कल है इसको मैं नाम देता हूं एम. मतलब मैथमेटिक्स में जो फेल हुए हैं, दैट इज 24%, वो इस सर्कल में आएंगे. ठीक है. सिर्फ मैथमेटिक्स वाली. इसमें मैं अंदर कुछ नहीं लिखता हूँ, वो शायद गलत एक हमें देगा इंफॉर्मेशन. और इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो इस सर्कल में आएंगे. और दोनों में जो फेल हुए हैं वो यहाँ पे आएंगे. 20% फेल्ड इन बोथ, तो 20% यहाँ पे आएगा. याद रखो 20% सिर्फ मिडल वाले पार्ट में आएगा. ठीक है. सो 20% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और 24% मैथ्स में फेल हुए हैं और 27% इंग्लिश में फेल हुए हैं. और ऐसा भी आगे बोला है क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में, 345 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स. मतलब यहाँ पे बाहर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हाँ डेफिनेटली बाहर ही होंगे वो. 345 स्टूडेंट्स बाहर हैं जो दोनों में पास हुए हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. लेट्स सी ये टेक्निक से कर सकते हैं कि नहीं. नहीं तो हमें और कोई टेक्निक देखनी पड़ेगी. लेट्स सी. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके. देखो 20% स्टूडेंट दोनों मैथ्स और इंग्लिश में फेल्ड है. और 24% सिर्फ मैथ्स में फेल्ड है. अच्छा. लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने एक्स ले लिया. देयरफॉर number of students who failed in mathematics is equal to 24% of x. That is 24 upon 100 into x. That is 4
Yeah, 4 6 are 4 25s are into x, that is 6x upon 25. 6x upon 25 students were failed in mathematics. Number of students who failed in English is equal to 27% of x. That is 27 upon 100 into x. That is 27x upon 100. 27x upon 100. Number of students who failed in English is 27x upon 100. ठीक है. And number of students who failed in both subjects English and maths is equal to 20% of x. That is 20 upon 100 multiplied by x, which is x upon 5. Now I think we have to use a formula of there is a chapter in there is a topic in maths, sets. तो sets में intersection union का एक formula होता है that we have to use. Let me tell you that formula. So if you look at the diagram which I have made, ठीक है, the formula goes like this. Number of students who failed in N means number of students who failed in maths as well as English. MUE. U is union. Okay. Is equal to number of students who failed in maths, only in maths, plus number of students who failed in English. Not only, but yeah. So number of students who failed in maths plus number of students who failed in English minus number of students who failed in maths and English both. Maths as well as English. So this is OR, number of students who failed either in maths or in English, which is equal to number of students who failed in maths and number of students who failed in English minus number of students who failed in both, which is this 20%. Okay. So number of students who failed in maths or English is equal to how many students failed in mathematics? Number of students who failed in mathematics is 6x by 25. 6x by 25. How many students failed in English? 27 by 100. 27x by 100 minus how many students failed in both maths and English? X by 5. Let's simplify this. So this will be, if I take LCM, it will be, यहाँ पे आएगा 24x plus 27x the whole upon 100 minus x by 5. So यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 20, so ये हो जाएगा 24 plus 27. Okay, so this is 25. This will be 51x. Okay, minus 20x the whole upon 100, that is 31x upon 100.
So this is the number of students who failed either in maths or in English. 31x by 100, and that is shown by, uh, let me just highlight this and show. Okay, so this, both the circles, the number of students inside both the circles, that is the number of students who failed either in maths or in English, is 31x by 100. Acha, there is one more information here. If you look closely, they are saying that find the percentage of students who failed in one or both the subjects. So this can be easily found now. Okay, so therefore number of students who failed in one or both subjects is equal to 31x by 100. So therefore percentage of students who failed who failed in one or both subjects is equal to 31x upon 100, the whole upon total number of students, which is x into 100. Now if you want to simplify that, this will become 31x upon 100x multiplied by 100, which is basically 31%. This is the first answer, 31%. So 31%, this answer I got with the help of the set theory, which I've used here. This formula basically belongs to the set theory. Okay, and Venn diagram. So that's the idea I have used for solving this particular question. If you have studied set theory earlier, then this would become very, very easy. But anyways, we have got the first answer to be 31%. That is the percentage of students who failed in one or both the subjects. We have to find the percentage of students who passed in both the subjects. Okay, so if 31 students have failed in one or both the subjects, how many students have passed? So that I can write over here. So this was first answer, the second answer. Therefore, number of students who passed in one or both subjects, number of students who passed in one or both subjects uh, will be, not number of students, we can directly find the percentage. There is no need to find the number which is not asked. Percentage of students who passed in one or both subjects will be 100 minus 31%, because 31% students तो fail हो गए. So this will be 69%. 69% students who has passed in one or both subjects. Not one or both subjects, but both subjects. %69 of students has passed in both subjects. Okay. Okay, if 345 students passed in both the subjects, find the total number of students. Okay, 345 students has passed in both the subjects. Okay, great. So we know that total number of students is x, and number of passed students is equal to 345.
So 69% of total number of students, which is X, is equal to 345. 69% of the students who passed in both the subject is equal to the total number of past students, which is 345. So 69 upon 100 multiplied by X is equal to 345, which is X is equal to 345 multiplied by 100 upon 69. Now see, 69 fives are is 345. If you want to check, 9 fives are 45, 6 fives are 30 plus 4, 34. So 69 fives are, and therefore X is equal to 500, and therefore total number of students is equal to 500. Correct? So this is how I have solved the whole question. First, let me tell you that I took help from this Venn diagram, and with the help of the Venn diagram I found that how many students are failed in maths, how many are failed in English, and how many are failed in both the subjects in terms of X, and I took the total number of students to be X. Then I used this formula which deals with the union and intersection of set, and I found the total number of students who failed in one or both the subjects and the percentage of students who failed in one or both subjects uh, altogether. And then I found the percentage of students who passed in both the subjects, and then I knew that number of students who passed in both the subjects is 345, so I found the total number of students as 500. So this is how I have solved the final question of the solved examples of the chapter. Actually, chapter is over. I would like to check the final question. Yes, absolutely correct. They have also drawn the Venn diagram, and uh, they have done slight different thing. They have not actually applied the law of the formula for sets, but I have done it in a different manner. But still, the answer is absolutely correct. 31%, 69%, and 500 students. Right? So see, according to me, the chapter is over now. 6B, तुम लोगों ने already question number 15 तक try किया है, and 15 16 मुझे किसी ने डाउट भी पूछा था, या 14 15 आई एम नॉट श्योर, बट अभी ये सारे क्वेश्चंस देखने के बाद तुम वापस ट्राई करो, तुम्हें वो भी आएगा. सो 20th तक ट्राई करो कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए. इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, मे बी आई कैन ट्राई देम इन द नेक्स्ट वीडियो, or maybe I can make a short separate video for doubt solving for you and send it to you. But my idea now would be moving forward with mathematics, that is with the next chapter, that is profit and loss. That is also one important chapter, and उसके बाद जो chapters है वो सारे simple है, easy है, but ये chapters काफ़ी heavy है, काफ़ी important है, so please pay some extra attention. So yes, that's it for today. I'll see you